अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की यूएसए के अगेंस्ट शानदार जीत, और इस जीत के बाद पाकिस्तान 95% हद तक सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ये जो 5% मैंने बोला है वो इसलिए है कि अगर कुछ बहुत ही मायकलेस थिंग अगर हो जाती है, अगर पाकिस्तान इंडिया से भी हार जाता है, पाकिस्तान नमीबिया से भी हार जाता है, नीदरलैंड यूएसए को भी हरा देता है, और नीदरलैंड इंडिया को भी हरा देता है, और फिर अच्छे खासे रन रेट से भी हराता है, तो कहीं जाके पाकिस्तान को ख़तरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। तो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगला मैच इंडिया से है, वो इंपॉर्टेंट मैच ज़रूर है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को अब क्वालिफिकेशन का डर ख़त्म हो गया है। आज के मैच में जब पाकिस्तान यूएसए से खेलने के लिए उतरा, तो एक नफसियाती डर पाकिस्तानी प्लेयर्स में, पाकिस्तानी शायकीन में ज़रूर था, और ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे 2007 में जब पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से हारी थी, जब मैच के बाद बॉब वुलमर की डेथ हुई थी। तो वो इतना बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए भी, पाकिस्तानी फैंस के लिए भी, कि उसके बाद जब 2009 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आयरलैंड से सुपर 8 का मैच होना था, तो ये 2007 के बाद पहला मुकाबला था आयरलैंड से, और उस मैच की फीलिंग्स मुझे याद है कि हम सब डरे हुए थे कि कहीं 2007 रिपीट ना हो जाए, क्योंकि उस टीम के खिलाफ 2 साल से खेले नहीं थे, एक ही मैच खेला था, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट मेमोरीज थी। लेकिन पाकिस्तान वो मैच जीतने में कामयाब हुआ, लेकिन उस मैच से पहले प्रेशर था, और आज भी यूएसए से, जो कि पाकिस्तान लास्ट T20 वर्ल्ड कप में अपसेट हार के बाहर हुआ था, तो वो प्रेशर आज भी था, प्लेयर्स पर भी था, फैंस पर भी था। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान को स्टार्ट अच्छा मिल गया। ओपनिंग पे साइमज़ादा फरहान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। साइम ने छक्के तो मारे, लेकिन डॉट बॉल परसेंटेज साइम की अब बढ़ती जा रही है, और उसको ये देखने की ज़रूरत है कि छक्कों के बीच में बाउंड्रीज भी लग सकती हैं, डबल सिंगल्स भी हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स वो खेले हैं कि छक्के मारने के बावजूद स्ट्राइक रेट 110 का है। तो इस चीज़ को उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है, और फिर जब वो सेट हो जाते हैं, 18-20 गेंदें खेल लेते हैं, तो फिर उन्हें अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी चाहिए। जैसे साइमज़ादा फरहान ने एक लाजवाब इनिंग खेली, एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, इनिंग्स को उन्होंने कैरी किया पाकिस्तान की इनिंग्स को। यही रोल साइम को भी परफॉर्म करना चाहिए। सलमान अली आगा जब आए हैं, तो स्केल्विक ने बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन जो उन्होंने फील्ड सेटिंग ली थी आगा के लिए, 2 फील्डर बाउंड्री पे, आप पावर प्ले की आखिरी बॉल है, 2 फील्डर ही बाउंड्री पे हो सकते हैं, और दोनों फील्डर उसने बाउंड्री पे शॉर्ट बॉल के लिए ले लिए हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि शॉर्ट बॉल आएगी। हालांकि वो बॉल उतना बाउंस लिया नहीं जितनी तवक्को थी, और आगा ने मिडिल भी बड़ा अच्छा कर लिया था, लेकिन स्टिल जब आप शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, 2 फील्डर बाउंड्री पे हैं, तो आपके सक्सेस रेट बहुत कम होता है। तो आगा को, अभी नया बैट्समैन खासकर आया हो, तो उसे ये समझना चाहिए था कि वो शॉट नहीं उसे मारनी चाहिए थी वहाँ पे। लेकिन उसके बाद फिर बाबर ने और फरहान ने अच्छी पार्टनरशिप कायम की। बाबर शुरू में थोड़े से रस्टी थे, गैप पिक नहीं हो रहा था, टाइम भी नहीं हो रही थी, बाउंस भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चला, बाबर आजम ने रिदम पकड़ा, और जो उन्होंने 1 ओवर 21-22 रन का खेला, उससे बड़ा पाकिस्तान को मोमेंटम मिला। लेकिन बाबर आजम ने ओवरऑल अच्छी इनिंग खेली है, कोई डाउट नहीं है। अब शायद बाबर आजम नंबर 4 के ग्रूव में आ रहे हैं। नंबर 4 उनके, वो ज़िंदगी में कभी इस नंबर पे खेले नहीं थे, पहली दफ़ा वो खेल रहे हैं। तो पहली दफ़ा जब आप किसी नंबर पे खेलते हैं, किसी पोजीशन पे आते हैं, तो आपको सेट होने के लिए, उस पोजीशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और वो टाइम बाबर आजम को भी लगा है। लेकिन अब अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी उन्होंने आखिरी मैच में चौथे नंबर पर आके 50 स्कोर की थी, आज भी नंबर 4 पर आके अच्छी इनिंग्स खेली है। तो होपफुली वो नंबर 4 के डायनामिक्स को समझ सकें। आल्दो के आई स्टिल बिलीव बाबर आजम का जो स्किल सेट है वो नंबर 4 के लिए नहीं है, नंबर 4 के लिए उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नंबर 4 वाली उनकी फॉर्म भी नहीं है। लेकिन यह है कि बाबर आजम में जितना टैलेंट है वो कर सकते हैं। अब वो इम्प्रूव कर रहे हैं, फील्डिंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, लाइव वाइज नज़र आते हैं ग्राउंड में। लेकिन बैटिंग में अब नंबर 4, आज तो ये भी अच्छी चीज़ उनके लिए हो गई कि उनके साथ फरहान खेल रहे थे, और फरहान बड़े अच्छे अग्रेसिव स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। तो बाबर जब आए हैं, तो उनके पास टाइम था कि वो थोड़ा सा सेट हो सकते हैं। लेकिन हर मैच में बाबर को ये सिचुएशन नहीं मिलेगी कि बाबर हर मैच में 15 गेंदें सेट होने के लिए लें। तो इसलिए आगे जब किसी सिचुएशन आती है जहाँ जब बाबर आते हैं और बाबर को आके 15 पे 25 करना है, तो क्या तब बाबर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बड़ी टीमों के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, आगे सुपर 8 में, या अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है, तो ये देखना होगा। ये बाबर का रियल टेस्ट होगा। उसके अलावा पाकिस्तान ने फिर मिडिल ऑर्डर में आके शादाब ने जो इनिंग्स खेली, जब शादाब की वापसी हुई थी श्रीलंका टूर से पहले,
बिग बैश के बाद, तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि शादाब की टीम में जगह बनती नहीं है। लेकिन श्रीलंका में भी शादाब एक मैच में मैन ऑफ द मैच हुए, फिर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक मैच उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, आपको याद हो 300 के स्ट्राइक रेट से, और आज फिर उन्होंने बैटिंग में और बॉलिंग दोनों में यूटिलिटी दी। फील्डर तो वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, तो शादाब अपनी उस वर्थ को प्रूव कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें लिया गया है। बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग अब वो 3D प्लेयर नज़र आते हैं, जो उनके बारे में एक वक्त में कहा जाता था कि शादाब 3D प्लेयर हैं, वो अब उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन है कि आपका एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन जो कि अच्छी फिनिशिंग कर रहा हो, जो कि मिडिल ओवर्स में आपको लेग स्पिन बॉलिंग करवा के दे सकता हो, जो कि अच्छी फील्डिंग कर सकता हो, वो बहुत वैल्यूएबल प्लेयर होता है किसी भी टीम के लिए। और शादाब अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं, होपफुली कि वो इस फॉर्म को आगे आने वाले मैचेस में बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी कंटिन्यू करें। नवाज़ बैटिंग में थोड़ा सा ट्रिकी नज़र आए, हालांकि मुझे लगा था कि शायद इस पिच पे नवाज़ जो कि टाइम करने वाले प्लेयर हैं और टाइम करने वाले प्लेयर कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उनसे बैटिंग में तो परफॉर्म नहीं हुआ। बॉलिंग अलबत्ता उन्होंने बेहतर की और पाकिस्तान को पहला ब्रेक थ्रू भी दिलवाया। इसके अलावा पाकिस्तान ने बॉलिंग में अगर देखें तो शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत मायूस किया। ना नई बॉल उनसे अच्छी हो रही है, ना डेथ ओवर्स अच्छे हो रहे हैं, और आज ये उम्मीद तो थी कि पाकिस्तान उस्मान तारिक को खिलाने के लिए एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करेगा, लेकिन लाइन में अगर एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करना हो तो उसमें सलमान मिर्ज़ा से पहले शाहीन ड्रॉप होते हैं। शायद टीम मैनेजमेंट के ज़हन में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि शाहीन सीनियर बॉलर हैं, इंडिया के अगेंस्ट एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो इसलिए उन्हें आज बैक करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सलमान मिर्ज़ा के साथ अनफेयर हुआ है। पिछले अगर आप 4-6 महीने की परफॉर्मेंसेस उठा के देख लें तो सलमान मिर्ज़ा का इकॉनमी रेट भी शाहीन से बेहतर है, सलमान मिर्ज़ा की एवरेज भी शाहीन से बेहतर है, सलमान मिर्ज़ा की वैरायटी भी बेहतर है, इवन डेथ ओवर्स में भी वो शाहीन से बेहतर बॉलिंग करवा रहा है, नई बॉल भी वो शाहीन से बेहतर करवा रहा है। तो नाम की बुनियाद पे शाहीन खेल रहे हैं, अदरवाइज़ शाहीन की टीम में जगह बनती नहीं थी। इस तरीके से उस्मान तारिक की आज वापसी हुई। शुरू में थोड़ा सा 1-2 ओवर लगे कि जैसे वो रिदम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद तीसरा चौथा ओवर उन्होंने बड़ा अच्छा करवाया। और ये है कि अब पाकिस्तान का जो इंडिया वाला मैच है उसमें ये हमारे लिए एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि ये मिस्ट्री एलिमेंट उनका है, और ये मैच उनको दिया ही इसलिए गया था ताकि थोड़ा सा वो वार्म अप हो जाए। वार्म अप वो हो गए हैं, कॉन्फिडेंस उनमें आ गया होगा, अच्छा स्पेल वो करवा गए हैं। इंडिया के अगेंस्ट अगर उनका एक अच्छा दिन होता है तो ये पाकिस्तान को इंडिया वाला मैच जितवा सकते हैं सिंगल हैंडेडली, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जब आप 4 ओवर्स अच्छे करवा दें, 2-3 विकेटें ले जाएं 20-25 रन दे के, तो आप मुखालिफ टीम की बैटिंग की कमर तोड़ देते हैं। तो ये एक चीज़ है जो पाकिस्तान को देखनी होगी। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट इतने ज़्यादा स्पिनर्स तो नहीं खिला सकेगा। पाकिस्तान को मैक्सिमम तो शायद मिनिमम भी 3 पेसर्स के साथ जाना होगा। फ़हीम अशरफ हैं, साथ में 2 पेसर्स, तो अगर 2 पेसर्स होते हैं तो अगर शाहीन की रिप्लेसमेंट आती है सलमान मिर्ज़ा, तो भी नसीम शाह को भी लाना पड़ेगा, और नसीम शाह अगर आते हैं तो वो किसकी जगह पे आएंगे? एक स्पिनर ड्रॉप करना पड़ेगा इब्रार या उस्मान तारिक में से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद इब्रार अहमद की कुर्बानी इस मैच के लिए देनी पड़ेगी। हालांकि इब्रार का भी रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बुरी नहीं रही, लेकिन कॉम्बिनेशन को देखते हुए सम टाइम टीम मैनेजमेंट को टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। और आजकल ये एक नॉर्मल चीज़ है कि एक मैच में एक प्लेयर मैन ऑफ द मैच है, अगले मैच में वो बाहर बैठा होता है, क्योंकि उस कंडीशन में या उस कॉम्बिनेशन में वो फिट इन नहीं हो रहा होता। तो इसलिए ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए और कॉम्बिनेशन को पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए।